नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज शंखनाद उस बीमारी के खिलाफ जिसने देश में एक नई खौफ पैदा कर दी है। आज एक बार फिर शंखनाद उस लचर सिस्टम के खिलाफ जिससे जनता जूझ रही है। आज तक की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। 6 साल से बंद पड़ा अस्पताल 6 घंटे में खुल गया। आपको पूरी की पूरी खबर दिखाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे कोरोना के खिलाफ जंग में कुछ और लापरवाही और लचर सिस्टम की। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले उस बीमारी की बात जो अब धीरे धीरे पैर पसार रही है। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हिंदुस्तान में अब ब्लैक फंगस भी आ चुका है। राज्य में केस लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। यह बीमारी धीरे धीरे महामारी का रूप ले रही है। देखिए, कोरोना के जख्म भर नहीं रहे, लड़ाई थम नहीं रही। तीसरी लहर का खौफ है, लेकिन ये कोरोना अपने साथ ब्लैक फंगस का खतरा लेकर आ चुका है। कहते ना कि जब आफत आती है तो अपने साथ कई मुसीबत लाती है। कोरोना के संकट काल में मुसीबत का एक नया नाम और जुड़ गया है, ब्लैक फंगस। कोरोना की तरह ये भी अब धीरे धीरे अपने पैर फैला रहा है। इसे कोरोना का साइड इफेक्ट कहे, बहरूपिया, धूर्त या शैतान, लेकिन हल्के में लेना कोरोना जैसी मुश्किलें पैदा कर सकता है। यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वाराणसी में स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत में इस बीमारी से सावधान रहने की सलाह दी। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। अभी जब मैं आप लोगों से बात कर रहा था तो उसके लिए जो भी मेरे पास जानकारियां थी वो मैं आपके साथ शेयर भी की थी। आधे देश के आधे से ज्यादा राज्य इस ब्लैक फंगस की चपेट में है। एक के बाद एक राज्य इसके खतरे को देखते हुए इसे महामारी घोषित कर रहे हैं। इस लिस्ट में अब यूपी का नाम भी शामिल हो गया है। लखनऊ में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोविड-19 को लेकर बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्लैक फंगस को लेकर निर्देश दिए, जिसमें कहा गया है कि पोस्ट कोविड अवस्था में यूपी में ब्लैक फंगस के संक्रमण की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के परामर्श के हिसाब से प्रदेश सरकार सभी मरीजों के समुचित चिकित्सीय उपचार की व्यवस्था कर रही है। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद कोविड की तर्ज पर ब्लैक फंगस को भी अधिसूचित बीमारी घोषित किया गया है। इस संबंध में आदेश आज ही जारी कर प्रभावी हो गया है। इसकी दवा की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। दिल्ली सरकार भी ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जता चुकी है। केजरीवाल पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर दिल्ली में हालात बिगड़े तो ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया जाएगा। दिल्ली में ब्लैक फंगस को लेकर अलग से अस्पतालों में व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली में करीब 200 ब्लैक फंगस के केस सामने आ चुके हैं। परसों तक 197 केसेस दिल्ली में एडमिटेड थे, सभी अस्पतालों में मिलाकर। और 197 में दिल्ली के पेशेंट भी थे, दिल्ली से बाहर के पेशेंट भी थे। ब्लैक फंगस के बारे में देखो, मैं थोड़ा सा आगाह करना चाहूँगा जनता को। ब्लैक फंगस 2 कारणों से हो रहा है। एक तो है कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ना, और दूसरा है स्टीरॉयड्स की वजह से इम्यूनिटी का कम होना। स्टीरॉयड डॉक्टर की सलाह से ही लें, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना लें। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु और चंडीगढ़ में ये बीमारी महामारी घोषित हो चुकी है। ब्लैक फंगस के जो केसेस ज़्यादा आ रहे हैं स्टेट के अंदर, तो हमने राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 3 और सपठित धारा 4 की उपधारा के अंतर्गत ब्लैक फंगस को भी संपूर्ण राजस्थान में महामारी तथा नोटिफाइबल डिजीज घोषित किया है और अधिसूचना जारी की है उसकी। ब्लैक फंगस की शिकायतें पूरे राजस्थान से आ रही है और जयपुर में हमने एक यूनिट म्यूकोमाइकोसिस की एसएमएस हॉस्पिटल में शुरू की है। अभी तक ब्लैक फंगस के 226 मामले सामने आए हैं। हमने इसके लिए सभी मेडिकल कॉलेजेस में 20-20 बेड के वार्ड रिजर्व किए हैं।
और सिविल अस्पतालों के सारे सीएमओस को हमने ये डायरेक्टिव दिया है कि जैसे ही कोई केस डिटेक्ट हो उसको अटैच्ड मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया जाए। देश में जानलेवा ब्लैक फंगस का संकट गहरा रहा है। अब तक इस बीमारी के 7,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 200 से ज्यादा मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले महाराष्ट्र में आए हैं। इतनी संख्या में फंगस इन्फेक्शन पहले कभी नहीं देखा गया था जितना कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अभी देखा गया है। आजकल ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा है और इसके केसेस भी जो है देश में स्थान स्थान पर आ रहे हैं। सरकार के माध्यम से, उसके संदर्भ में एक्सपर्ट्स के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। उसकी दवाई का प्रोडक्शन, उसकी उपलब्धता को भी रैंप अप करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग कंट्रोलर, उनकी तरफ से भी विशेष प्रयास हो रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से भी ये आग्रह किया गया है कि स्टेट्स इसको नोटिफाइबल डिजीजेस के रूप में जो है इसकी जानकारी दे। कोरोना की आफत के बीच ब्लैक फंगस ने देश भर में सनसनी फैला दी है क्योंकि ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। ब्लैक फंगस का संक्रमण तेजी से फैलता है। इस बीमारी की चपेट में आने से आंखों की रोशनी के साथ साथ जबड़ा भी खोना पड़ सकता है। मरीज की जान भी जा सकती है। ये मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो इलाज है वो मेडिसिन है, पर ये मेडिसिन जो है लंबे अरसे तक चलती है, 4 से 6 हफ्ते, और कई दवाइयां तो हम 3-3 महीने भी देते हैं जिसमें बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो। सो लापरवाही नहीं करनी। एक बार डायग्नोस हुआ है तो जो आपको डॉक्टर की टीम बता रही है उसको, उसमें हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर जो टाइम वेस्ट हुआ तो ये जल्द से फैलता जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का आग्रह कर चुका है। इसमें कहा गया है कि ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज श्रेणी में डाला जाए। ये कोरोना मरीजों की मौत की वजह बन रहा है। इस बीच अहमदाबाद से चौंकाने वाला ब्लैक फंगस का केस आया है, जहां 13 साल के बच्चे को ब्लैक फंगस हुआ है। ये पहला मामला है जब इतनी कम उम्र का बच्चा इस बीमारी की चपेट में आया है। 13-14 साल के बच्चों में ये म्यूकोरमाइकोसिस देखा गया, क्योंकि एडोलेसेंट एज ग्रुप 13-14 साल के बच्चे जिनका वजन ऑलमोस्ट एडल्ट जैसा है, तो वो एक एडल्ट की तरह बिहेव करते हैं। जब उनको कोविड-19 इन्फेक्शन होता है तो कई बार उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। हाई डोज स्टीरॉयड, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन, सेम रेमडेसिविर, ये सब सेम ट्रीटमेंट जैसे हम एडल्ट को करते हैं वैसे करनी पड़ती है। तो जो रिस्क फैक्टर एडल्ट्स में म्यूकोरमाइकोसिस के होते हैं वो ये बच्चों में पाए जाते हैं, तो ये बच्चे भी म्यूकोरमाइकोसिस के शिकार होते हैं। आज म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अहमदाबाद की चांदखेड़ा की खुशबू चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चे का ऑपरेशन किया गया। बच्चा इससे पहले कोरोना पॉजिटिव हुआ था। इस बच्चे की मां भी कोरोना पॉजिटिव थी, जिसकी वजह से उसकी मौत भी हो चुकी है। सबसे बड़ी बात, इस बच्चे को किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। 13 साल के बच्चे में म्यूकोरमाइकोसिस का जो यानी ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन पाए जाने की वजह से डॉक्टर जो है उनका ये कहना है कि अगर बच्चों में उनको जो ट्रीटमेंट होती है या बच्चों के वेट के आधार पर अगर उनकी ट्रीटमेंट होती है तो अब उनको स्टीरॉयड या रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन दिए जाते हैं कोरोना जब होता है तो वैसे में अब जब बच्चे में इस तरीके के फंगस पाए गए हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी मानते हैं कि जो बच्चे हैं जिनको कोरोना होता है और उनको एक बड़े की तरह ट्रीटमेंट दी जाती है, उनको भी स्टीरॉयड दिया जाता है, तब इस तरीके की जो ब्लैक फंगस जो है वो होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हिंदुस्तान में ब्लैक फंगस की एंट्री ने टेंशन बढ़ा दी है। वक्त बुरा है, गुजर जाएगा। आफत बड़ी है लेकिन निपट जाएगी। बस जरूरत है लड़ने की, सावधानी बरतने की। आज तक ब्यूरो।
अब लोगों के ज़हन में ये सवाल है और इस बात को समझना भी बहुत जरूरी है कि आखिर ब्लैक फंगस के लक्षण क्या है। आइए जल्दी से इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं ताकि आप खुद को और अपने परिवार को इसके जरिए महफूज रख पाएं। देखिए, ब्लैक फंगस का लक्षण नाक से खून बहना, नाक का बंद होना, सिर और आंख में दर्द होना, ये तमाम वो लक्षण हैं। अगर आ रहे हैं तो आप फौरन डॉक्टर से इसका इलाज करवाएं। आंखों के पास सूजन हो जाती है, धुंधला दिखाई देने लगता है और चेहरे का सुन्न हो जाना। डॉक्टर्स की ओर से जो बातें समझाई गई हैं वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दांतों का गिरना, मुंह के आसपास सूजन का होना, ये लक्षण है। अब सवाल यह है किस तरह से लोगों को ब्लैक फंगस से ज्यादा सावधानी बरतनी है, उसे भी समझ लीजिए। डायबिटीज के मरीज, गंभीर बीमारी के मरीज और स्टेरॉइड का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले मरीजों को बहुत ज्यादा सावधानी बरते जाने की जरूरत है। ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहने वाले मरीजों को भी उनके पर ध्यान दें और कोरोना से जो मरीज ठीक हुए हैं उन्हें भी इन बातों का तमाम खास ख्याल रखना होगा। आगे बढ़ते हुए अब बात लाचार सिस्टम के खिलाफ शंखनाद की। आज तक की खबर के उस असर की। कल आज तक ने पूर्णिया में 6 साल से बंद अस्पताल की बदहाली की कहानी बताई थी। सिस्टम के खिलाफ हमारे शंखनाद की मुहिम बड़ा रंग लाई है। 6 साल से बंद पड़ा अस्पताल आज तक में खबर चलने के बाद खोल दिया गया है। आज तक की खबर ने खुलवा दिए अस्पताल के द्वार। वाह नीतीश कुमार। आज तक के जरिए गांव वालों की सुन ली गई पुकार। वाह नीतीश कुमार। 6 साल से वीरान पड़ा अस्पताल 6 घंटे में टीकाकरण के लिए तैयार। वाह नीतीश कुमार। यहाँ की जनता और मुखिया दोनों राजद के समर्थक हैं। यहाँ विरोधी दल के एमपी हैं, विरोधी दल के विधायक हैं, उच्च वर्ग से आते हैं विधायक। और क्या कहते हैं, यहाँ ये पंचायत जो पूर्णतः पिछड़ी जाति के लोग यहाँ है, ये यही समावेश में आकर के इसका उद्घाटन एमपी कर रहे हैं, अन्नो कर रहे हैं विधायक। सबसे पहले तो मैं आज तक के पत्रकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस मामले को उजागर किया। जो 6 वर्षों से हॉस्पिटल मेरा बंद था, इसलिए पहले आज तक को हम धन्यवाद देते हैं कि उनका पूरा समय अच्छे ढंग से बीते। दूसरी बात, आज तक के मीडिया के उछाल पर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायक के दबाव में आकर के प्रशासन ने हमारे हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। आज तो वाह बनती है क्योंकि देर से ही सही हुजूर की आंखें तो खुली। देर से ही सही मगर साहब ने नजर उठाकर देखा तो सही। देर से ही सही मगर गलती का एहसास तो हुआ। तो देखिए आप भी, कल यहाँ पशु थे, आज चकाचक है। कल यहाँ अस्पताल के द्वार पर गोबर का अंबार था, आज सब कुछ साफ है। कल यहाँ बांस बल्लियों की कतार थी, आज यहाँ वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई। खोला गया, साफ सफाई का काम किया गया और इसमें कोविड-19 का टीका आज का शुरुआत हुआ। यहाँ लंच हुआ। अपना SDO सर आए हुए थे, BDO सर, CO सर, अपना अस्पताल का प्रभारी सर हमारे JP पांडे सर, HM आई हुई थी। 10 आदमी का यहाँ वैक्सीनेशन किया गया है। यकीन करना मुश्किल होगा आपको, मगर सच यही है कि सिर्फ 6 घंटे में 6 साल से बने इस अस्पताल की किस्मत बहुर गई। जब आज तक ने अपने शो शंखनाद में इसे दिखाया, हमने पूछा था नीतीश सरकार से कि 65 लाख की लागत से बना ये अस्पताल खुला क्यों नहीं, शुरू क्यों नहीं हुआ। खबर के चलने के बाद हलचल शुरू हुई। अहले सुबह CO, थाना प्रभारी, प्रखंड के अधिकारी यहाँ पहुँच गए। बिजली की रफ्तार से सफाई कराई गई, फिर हथौड़ा मंगाया गया, अस्पताल के द्वार का ताला तोड़ा गया और अस्पताल को वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया गया।
65 लाख की लागत में पिछले 6 साल से बनकर तैयार पूर्णिया के जिस सरकारी अस्पताल की खबर आज तक ने कल दिखाई थी, उसको लेकर बड़ा असर हुआ है। और आज आनन फानन में सरकार के लोग इस अस्पताल पर पहुंचे और इसकी साफ सफाई करवाई और वहां पर कोरोना के वैक्सीनेशन का काम भी शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो काम आज किया गया है वो पिछले 6 सालों में क्यों नहीं किया गया। सवाल ये भी उठता है कि क्या आम लोगों की ज़िंदगी से बढ़कर राजनीति है, जिसके वजह से पिछले 6 सालों से ये अस्पताल बंद पड़ा था। सोचिए उन लोगों के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है जो इस अस्पताल के खुलने की बाट जोह रहे थे। मुखिया खुश हैं, सुनिए। उद्घाटन में सबसे पहले प्रशासन की नींद टूटी तो सीओ साहब आए, वनमंडल पदाधिकारी आए, बीडीओ आए, थाना प्रभारी आए। सबों ने मेरे हॉस्पिटल का ताला तोड़वा करके अंदर में साफ सुथरा करवाए। बाहर अतिक्रमण नहीं था, लेकिन किसान का रखरखाव था, सब साफ सुथरा हो गया। मेरा गांव जो है इसके कारण बहुत खुशी है और आगे दिन के लिए भी अगर प्रशासन का नींद आ जाए तो मैं पुनः आज तक के को खबर करूंगा। ये अस्पताल तो खुल गया, लेकिन बिहार में ऐसे अनगिनत अस्पताल हैं जो खुद बहुत बीमार हैं। जरूरत है कि उनका भी कायाकल्प हो। हाँ, एक बात और, सरकार अगर चाह ले तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं जो हल ना हो सके। बहरहाल धमदाहा में वैक्सीनेशन सेंटर बनने से लोगों में खुशी अपार है। और हाँ, नीतीश कुमार है। रोहित कुमार सिंह, पूर्णिया, आज तक। लचर सरकारी सिस्टम के खिलाफ हमारी ये शंखनाद लगातार जारी रहेगी। आज तक ये खबर से पूर्णिया में तो लोगों को राहत मिल गई, लेकिन कोई भी राज्य हो, लचर सिस्टम की तस्वीरें सामने आ ही जाती हैं। ऐसे ही सिस्टम से जूझ रहा है नोएडा का भट्टा पारसौल गांव। कहने को तो ये यूपी के सबसे हाईटेक शहर के पास है, लेकिन बदहाली ऐसी कि कोरोना की लड़ाई में यहां लचर सिस्टम से संघर्ष चल रहा है। से रेट के लिए हमने बोल दिया कि घर ले जाओ। इन लोगों के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। आंसू पोंछना तो दूर, कोरोना से लड़ाई में टेस्टिंग, दवाइयां और वैक्सीन के लिए भी ये लोग तरस रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि ये यूपी के दूर दराज का गांव नहीं है, ये भट्टा परसौल है जो नोएडा की हाईटेक सिटी और देश की राजधानी से महज चंद किलोमीटर दूर है। ये वही भट्टा परसौल है जिसे भूमि कानून के खिलाफ राहुल गांधी ने सियासी रणभूमि बनाया था। मगर आज इस गांव में कोरोना मौत बनकर टूटा तो ना तो वो खुद यहाँ आए, ना उनकी पार्टी से कोई आया। हाँ, इतना है कि इकलौते स्वास्थ्य केंद्र पर उनकी पार्टी के नेता ने अपना इश्तिहार जरूर लगवा रखा है। इस वक्त मैं ग्रेटर नोएडा के पारसौल गांव में हूं। आपको याद होगा, पारसौल वही गांव है जहां 2011 में जमीन के लिए संघर्ष हुआ था और बड़े बड़े नेता, यहां तक कि राहुल गांधी भी मोटरसाइकिल से पारसौल गांव में पहुंचे हुए थे। पारसौल गांव की बात करें तो यहाँ पर कोरोना के कई मरीज आ रहे हैं, ऐसा गाँव वालों का दावा है। गांव की आबादी 6000 से ज्यादा है और पारसौल गांव में यही एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है पारसौल का। और यहाँ पर जैसा गांव के लोग बताते हैं कि हफ्ते में एक दिन महिला नर्स आती है और टीकाकरण करती है महिलाओं को। वैक्सीनेशन का भी यहाँ पर काम चला कुछ दिन, लेकिन फिलहाल थमा हुआ है। इस गांव में अब तक 10 से 12 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। 2 दिन के लिए टेस्ट करने वाली टीम आई और उसकी जांच में 70 लोग पॉजिटिव निकले। लेकिन नोएडा के इतने करीब होकर भी इन लोगों के इलाज के लिए यहाँ अस्पताल के नाम पर एक जर्जर स्वास्थ्य उपकेंद्र है। और ये बुधवार में एक बार खुलता है हफ्ते में। अच्छा। 1 घंटे के लिए बस। अच्छा। बस जच्चा बच्चा के टीकाकरण होता है, उसके सिवा कुछ नहीं। अच्छा। टेस्टिंग नहीं हो रही, यहाँ हुई 2 दिन टेस्टिंग हुई, फिर वहाँ बुलाने लगे दनकौर। 1 मई के बाद से ही गांव को ऐसी नजर लगी कि लोग एक एक कर दम तोड़ने लगे।
किसी की मौत अस्पताल में हुई तो किसी के अस्पताल से ठुकराकर घर भेजे जाने पर। उनमें से एक 43 साल के सर्वेश मलिक भी थे, जिनकी मौत 8 मई को हुई। क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा के पारसोल में मैं मौजूद हूँ। सर्वेश मलिक हैं जिनकी उम्र 42 से 43 साल के लगभग की थी। इनकी तबीयत अचानक खराब हुई और इनकी मौत हो गई। 2 तारीख को उनको दनकौर ले गए, दनकौर इलाज करवाया 3 दिन के बाद कोरोना का यहाँ घोषित कर दिया इनके दनकौर ही। यहाँ के बाद बुलंदशहर ले गए, बुलंदशहर जाके भर्ती करे अस्पताल में। वहाँ जी गए, उनने लिकाट दिए है, उनको ऑक्सीजन ना मिल पाई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। ऑक्सीजन की वजह से रेट गिर गए। उन्होंने बोल दिया कि घर ले जाओ। घर आके 10 मिनट जिए, सांस तोड़ दिया उन्होंने। जब नोएडा के इतने करीब के गांव के हालात ऐसे हैं, तो दूर दराज की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहां भी 10 से 11 लोगों की मौत के बाद टेस्टिंग टीम आई। अब भले ही प्रशासन जागा है, मगर जब कोरोना चरम पर था तब कहीं से कोई मदद नहीं मिली। हम हॉस्पिटल जाते थे दिखाने के लिए, पर वहाँ पर ना कोई टेस्ट की सुविधा थी, ना कोई वैक्सीनेशन था और ना ही कोई अच्छा इलाज मिल पाया। जब हमने आसपास घूम के हम थक गए, उसके बाद में हमने फिर यहीं पे घर पे ट्रीटमेंट शुरू किया। जैसे बताते गए, गर्म पानी पीना है और काढ़ा पीना है, ऐसे ट्रीटमेंट चालू किया। फिर ऑक्सीजन के लिए जब इधर उधर भटकते थक गए तो हमने एक पलवल के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहाँ पे भी ऑक्सीजन मिली, पर बाद में आके वहाँ पे भी हाथ खड़े कर दिए डॉक्टरों ने। उसके बाद में फिर बचा नहीं पाए उन्हें। जांच के इंतजाम नहीं थे, डॉक्टर की मदद नहीं थी और बेहद खतरनाक वायरस कोहराम मचा रहा था। नौजवानों के अलावा बुजुर्ग भी दम तोड़ रहे थे। तबीयत खराब हुई थी और 13 में खत्म हो गए थे। दन को ले गया था मैं, तो वहाँ बिल्कुल खत्म। इलाज वगैरह प्रॉपर? हाँ, इलाज कराया था मैंने, ऑक्सीजन कम पड़ गई थी, तो उसके बाद फिर कोविड पॉजिटिव हो गई। देश की सियासत में कभी भूचाल लाने वाले आंदोलन का केंद्र रहे भट्टा परसौल की एक और हकीकत चौंकाने वाली है। यहाँ एक आयुर्वेदिक अस्पताल भी है, जरा उसकी हालत पर भी गौर कीजिए। इन सबके बीच आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल कार्यक्रम में कोविड हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया है। सेवा ही संगठन अभियान के तहत देश भर के 824 सामुदायिक केंद्रों पर कोविड-19 हेल्प डेस्क की आज से शुरुआत हो गई। जेपी नड्डा ने कहा है कि इस डेस्क के जरिए लोगों को बड़े स्तर पर सहायता की जा सकेगी। इस दौरान पार्टी ने 3000 से अधिक समीक्षा बैठक भी की है और पार्टी के बूथ स्तर की टीमों को मानवता की सेवा के लिए एक्टिव किया है, उनको काम में लगाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसी कड़ी में किसान मोर्चा की आज की पहल मानवता सेवा का बड़ा माध्यम सिद्ध होगा। इससे खासकर गांव के गरीब लोगों को कोविड से लड़ाई लड़ने में काफी फायदा मिलेगा। कोविड संक्रमण आने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने मार्गदर्शन में भारत फेस मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट्स और वेंटिलेटर्स के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बन चुका है। हम जानते हैं कि देश के हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का उन्होंने योजना बनाई है और इसी को पूरा करने के लिए पीएम केयर्स फंड से मदद ली जा रही है। इसी के साथ शंखनाद में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन बनारस में काशी में किस तरह से कोरोना संक्रमितों की थम गई रफ्तार आपको दिखाएंगे मॉडल बनारस वाला। हमारी ये खास पेशकश इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक।